मैंने कहा, अरे हरिया, तुम्हें लेबर डे मुबारक हो। हरिया मुझसे पूछने लगा, साहब हम लेबर डे क्यों मनाते हैं? मैंने कहा, ताकि हम लोगों के मज़दूरों के अधिकार के बारे में बता सकें, उसकी याद दहानी करा सकें। उसने बड़ी मासूमियत से पूछा, साहब क्या जिंदा लाश की भी कोई अधिकार होती हैं? मैं हरिया के इन चुभते सवालों से थोड़ा सा अकपका सा गया। मैंने कहा, जिंदा लाश, ऐसा तुम क्यों कह रहे हो? हाँ साहब, जिंदा लाश ही सही लफ्ज़ है, वरना पटरी पर लेटे हुए वो 16 लोग तेज़ी से आते हुए ट्रेन की धड़धड़ाहट से उठ क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि लाशों को ऐसी नींद आती है कि ट्रेन की कंपन भी उसे नहीं जगा पाती। और क्यों ये लोग 700 से 1100 किलोमीटर तक पैदल चलने के लिए तैयार हो जाते हैं? क्योंकि लाशों को दर्द नहीं होता साहब। मैंने बात को बदलने के लिए अखबार में से एक नया आंकड़ा कोट किया। जानते हो हरिया, पिछले 7 हफ्तों में अमेरिका में 33 मिलियन लोगों ने अपनी रोज़गार गंवाए हैं। उसने बड़ी मासूमियत से पूछा, मिलियन क्या होता है साहब? मैंने कहा 10 लाख। 33 मिलियन यानी 3 करोड़ 30 लाख लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई है। उसने पूछा, हमारे भारत का क्या हाल है? अब उसे CMI की डाटा कैसे बताता कि लॉकडाउन के 28वें दिन तक, जिसके अनुसार भारत में 12 करोड़ 30 लाख लोगों ने अपनी नौकरी गंवा चुकी है। अभी मैं सोच ही रहा था, हरिया ने कहा, भूखे मरने से तो अच्छा पैदल चलना होता है ना साहब? मैंने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। हाँ साहब, 10 बाय 20 की कोली में जब 10 लोग रहते हैं तो भूख से किसी को नींद नहीं आती, लेकिन वो पैदल चलते हैं तो इतनी थकान हो जाती है कि पटरी भी तकिया बनकर उन्हें सुला देती है। पेट में भूख और कंधे पर बच्चा, मौत भी शर्मिंदा होती है कि मज़दूर अभी सफ़र में है। और मैं सोचने लगा कि हालात में इसे क्या बताऊं, क्योंकि हालात तो इससे ज़्यादा ख़राब है। बहुत सारी गर्भवती महिलाएं अपने 6 से 7 महीने के हमल के साथ पैदल चल रही हैं, और जब 5 किलोमीटर चलने के बाद किसी दीवार से रोककर खड़ी होती हैं तो उस पर उखड़े हुए पेंट से एक एडवर्टाइज लिखी होती है कि भारत सरकार के मातृ सहयोग योजना का लाभ उठाएं, या फिर मजदूर तबके को झांसा देने वाली एडवर्टाइजमेंट लिखी होती है कि शुक्राणु के कमी और कमज़ोर मरीज हकीम वैद्य से यहाँ मिलें। अब सोचिए ज़रा। और मैं सोचने लगा, अब मैं उसे क्या समझाऊं कि डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत की डेफिनेशन बदल गई है। कभी जमहूरियत की डेफिनेशन के बारे में अब्राहम लिंकन ने कहा था, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, लोगों द्वारा, लोगों के लिए, लोगों की सरकार। लेकिन आज इसका डेफिनेशन हमारे नए ज़माने के नेताओं ने पूरा बदल दिया। फॉर द 1%, ऑफ द 1%, बाय द 1%, 1% द्वारा 1% के लिए 1% की सरकार। और इसका सबूत भी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री जब 1% बिल्डर लॉबी से दब गए तो उन्होंने तो श्रमिक ट्रेनों को ही कैंसिल कर दिया। पहले जो मतलब था, अब वो मतलब बदल गया। या यूपी में इसका एक और सबूत मिलता है, जहां मंदी झेलते हुए उद्योगों में जान फूंकने के नाम पर सारे लेबर लॉ एक साथ ही ख़त्म कर दिए गए। और ऐसा करने वाला कोई और नहीं, कर्मठ योगी है, जिसने संसार त्यागने के बाद मुख्यमंत्री की पद संभाली। गांधी जी इस देश को मंधुआ मजदूरों से आज़ाद कर गए, लेकिन जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्रियों ने एक के बाद एक लेबर लॉज को ख़त्म कर दिया है, उससे शायद बापू के 150वीं जयंती पर वो उन्हें एक उपहार देना चाहते हैं। इस देश के मज़दूरों को वो दोबारा बंधुआ बनाना चाहते हैं। अभी 1921 में ही हमारे दिलों की ठंडक भगत सिंह ने कहा था कि इस देश के असली आर्मी
फैक्ट्रीज और खेतों में हैं, बस वो अपनी हैसियत नहीं जानते। आज भगत जिंदा होते तो देखते कि बिना हैसियत के लोग एक बस ढूंढने रहे हैं अपने घर जाने के लिए। आपने कहा था बस, वो अपनी हैसियत नहीं जानते। यहाँ बिना हैसियत वाले लोग एक बस ढूंढ रहे हैं अपने घर लौटने के लिए। भगत देखिए अपनी आंखों से आपका भारत कहाँ पहुँच गया है। या उस एमपी में चलकर देखिए जहाँ लेबर लॉ को ऐसा ख़त्म कर दिया गया सुरक्षा के नाम पर कि एक मिक्सर में छुप के 16 लोग जा रहे थे। आज फ़ोन में मिला वो फ्री डेटा जो हिंदू को कट्टर हिंदू और मुसलमान को घनघोर मुसलमान बनाता है, वो चप्पल के बार बार टूटते हुए बेल्ट को नहीं बचा पाता है। वो फ्री डेटा एक स्लीपर के टूटे बेल्ट को नहीं ठीक कर पा रहा। तिलमिलाती धूप की चमक से बचने के लिए आँखों को नीचे करके ऐसा मजदूर चल रहे हैं कि उसकी आंखों में 5 ट्रिलियनों का सपना ही नहीं समा पा रहा है। हाँ, और विश्व गुरु होने का एहसास एड़ी से लेकर के घुटनों तक सोनेपन को दूर नहीं कर पा रहा है। डेमोक्रेसी का मतलब अगर डिग्निफाइड लाइफ है तो आकर देखिए कि यहाँ ना लाइफ है, यहाँ ना डिग्निटी, बस एक खुला हुआ नवदान है और नवदान के उस पार एक मजदूर का मकान है। और सोनी सड़कों पर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संसद में बहले हुए वचन गूंज रहे हैं कि मासियाती आज़ादी यानी इकोनॉमिक आज़ादी के बगैर सियासी आज़ादी किसी काम की नहीं है। मुझे उस औरत का चेहरा याद आ गया जो पत्रकार अनुराग द्वारी से प्लेट गीला करने के लिए थोड़ा पानी मांग रही है, और क्योंकि उसके बच्चों के अभी दूध के दांत नहीं आए थे और मध्य प्रदेश के जिस रोड से वो गुजर रही थी और अपने बच्चे को दूध पिलाने की बजाय ब्रेड घुटवा रही थी, वहाँ से महज 200 मीटर दूर दिखा था सांची दूध निगम। पहली बार किसी को दरिया के किनारे प्यास से मरते देखा है। अपनी यूपी साइड के हालात तो इससे भी बुरा है कि बहुत भारी विपदा है। इस लॉकडाउन में जबकि सब कुछ बंद था, पता नहीं कैसे उन ठेकेदारों को ज़मीन ने अपने अंदर समाहित कर दिया जिनसे मज़दूरों को अपनी तनख्वाह लेनी थी। बिल्कुल जैसे सीता मैया अपनी पवित्रता के साथ ज़मीन में अंदर समा गई थी, ठीक उसी तरह अपवित्र ज़मींदार लॉकडाउन में जाने कैसे ज़मीन के अंदर समा गए हैं। काश प्रधानमंत्री किसी दिहाड़ी मजदूर के बेटे होते तो पहले वो दिहाड़ी दिलवाते, फिर 3 दिनों तक श्रमिक ट्रेनें चलवाते और फिर लॉकडाउन करते। वो जानते कि गांव से कमाने आने वाली मजदूर की भीड़ शहरों में गटर के दोनों तरफ या रेलवे के इंक्रोचमेंट के करीब रहती है, जहां कभी सारे शहर का मलबा फेंका जाता है। आज उन मलबों में इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड रहता है। जब मजदूर अपनी पूरी ताकत से खाने का लुकमा उठाता है, तब उम्मीद की एक आखिरी उम्मीद लिए उसका एक छोटा सा बच्चा आकर उसके पास खड़ा हो जाता है और फिर मुन्ना भाई के लफ्ज़ों में अपने जिस्म में कुछ केमिकल लोचक हो जाता है और अपनी भूख ख़त्म, लुकमा बच्चों के मुंह में चला जाता है। आज समझ में आया कि अल्लाह ने जन्नत का दरवाज़ा बाप के कदमों में क्यों रखा। प्रधानमंत्री ने कभी ने गलती से मशरूम खा लिया था तो मीडिया के चैनलों ने उसके फ़ायदों से लेकर उसकी कीमत तक बढ़ाने में न जाने कितने घंटे बर्बाद कर दिए। पैर फट गए, हाथ थक गए, लोगों के हवाएं गमछे के अंदर बंदी बच्चियां के शरीर को भेद रही है, लेकिन वो माँ है जो चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है। सांची दूध संघ और अमूल आइसक्रीम के एडवर्टाइजमेंट के बैनर तले कुछ दूर रुकने पर ठंड भी महसूस नहीं होता उस माँ को, और दूसरी तरफ 70% बढ़े हुए सेल्स टैक्स के साथ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ अमेज़न की धड़धड़ाहट निकल रही है। उस बच्ची को क्या जवाब दोगे साहब?
जब थाने से जौनपुर 1500 किलोमीटर माँ की गोद में चली और जब 1350 किलोमीटर पूरे हो गए तो उसे टैंकर ने पीछे से कुचल दिया। बहुत गुरूर था सड़क को अपने लंबा होने पर, बहुत गुरूर था सड़क को अपने लंबा होने पर, मगर मजदूर के हौसलों ने उसे पैदल ही नाप दिया। अजाब आएगा साहब, बहुत अजाब आएगा। फॉक्स मैगजीन के मुताबिक जिस मुंबई में दुनिया के 100 सबसे अमीर लोग रहते हैं और जिनका पूरा दौलत कंबाइंड 33 लाख करोड़ है, ये 33 लाख करोड़ के मालिक जिनकी 100 मंजिला इमारतें बनाने वाले मजदूर, ये उन मजदूरों को रोटियां भी नहीं दे पाए। वैसे पहले ही इन्होंने फॉक्स मैगजीन के शोभा हमारे देश में बढ़ाई हुई है और स्विस बैंक की सेवा भी कर रहे हैं, इसलिए रोटी मांग पर उन पे अतिरिक्त दबाव डालना ठीक नहीं है। तो मजदूरों को लगा कि दबाव डालने से अच्छा है हमें पैदल ही चल देना चाहिए, इसलिए वो निकल पड़े और उस कुरान की आयत का मतलब समझ में आया जिसमें अल्लाह ने कहा था कि आंखें नहीं हैं मगर दिल हैं जो अंधे हैं। काश इन्हें भगवत गीता का वो श्लोक भी समझ में आता जिसमें श्री कृष्ण ने कहा था, तुम यहाँ क्या लेकर आए थे, तुम यहाँ से क्या लेकर जाओगे। इस साल यूपीएससी की परीक्षा स्थगित कर दी गई, वरना एक प्रश्न जरूर आता कि पैरों और होठों में क्या समानता है। जवाब सिर्फ गरीब का बच्चा दे पाता कि अगर आप गरीब हैं तो पैर और होठ दोनों ही फटे हैं या ही दोनों ही पर छाले पड़ गए हैं। और उस आदमी का नाम किस इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा जो 300 किलोमीटर के चलने के बाद अपने घर सहारनपुर पहुंचा तो अपने बीवी से पानी मांगकर उसे पिए बगैर मर गया। औरतें वो तो अपने भूख के बारे में किसी से बता भी नहीं सकती। उनके पेट की आग सिर्फ उनके अतड़ियों को यानी रब को पता है। आंखों में आंसू, हाथ में भरा हुआ फोम है जिसकी स्याही यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ आंसुओं से भीग कर धुल गई है और ज़बान पर सिर्फ एक ही जुमला है। वो 15 लाख वाला झूठा जुमला नहीं है बल्कि सच्चा जुमला है। वो कहती है, घर में बहुत बड़ी आपदा है साहब, मैं क्या बताऊं, मैं क्या समझाऊं। मैंने तो रामायण नहीं पढ़ी, मैं नहीं जानता कि जब सीता माँ को भूख लगी होगी पैदल चलते चलते तो वो उन्हें दिलासा देने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने क्या कहा होगा। लेकिन मैं हदीस सुना हूँ अपने उलेमाओं से कि जब पेट की अतड़ियाँ सूखी होती हैं तो वो जन्नत का दरवाज़ा खटखटाती हैं। अगर आज हमारे हुजूर देखते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस साल नए तरीके से हज होता। काबे के गोल गोल चक्कर काटने की बजाय वो गोल रोटी जिसके चक्कर में पूरी दुनिया है उसे बांटने पर पूरे हज का सवाब मिलता। और ये सब मानव के इतिहास के बेहतरीन हस्तियाँ अपने मानने वालों को मदीने से मुस्कुरा कर देख रहे होंगे। वैसे चारों धाम की यात्रा इस बेटे ने पूरे कर ली जो अपने माँ को गोद में लेकर के 1000 किलोमीटर पैदल ही चल पड़ा। और शायद इस वक्त वो सीबीएसई में पढ़ाने वाले सरवर कुमार से भी बेहतर है, क्योंकि उसकी माँ ने हर कदम पर उसे कहा होगा, बेटा मुझे यहाँ छोड़ दे और तू चला जा, लेकिन वो अपनी माँ को ढोता रहा। वैसे सीबीएसई के बेहतरीन तालीम का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि वहाँ पढ़ने वाला हर बच्चा अपने देश के हर हाल से दुखी और नाराज़ रहता है। वो अपने माँ से बात भी नहीं कर पाता क्योंकि पिज़्ज़ा हट, मैकडोनाल्ड, केएफसी और बर्गर किंग बंद है और माँ उसकी पसंद का खाना नहीं बना सकती। लेकिन इन सब के बीच में आईटी सेल वाले ओवर टाइम कर रहे हैं। आईटी सेल वाले आपको ये कभी नहीं बताएंगे कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भूख लगी थी तो उन्होंने मुस्कुराहट के साथ सबरी के झूठे बैर भी खा लिए थे। वो बेचारे इस बात में बेचारे हैं कि भगवा झंडा या हरा झंडा, अब किस झंडे को देखकर किस झंडे से किस ठेले से सब्जी खरीदेंगे। तड़प तो अमीर भी रहे हैं सरब, जिनका गूगल के मुताबिक 300 लाख करोड़ यानी 1500 बिलियन डॉलर स्विट्जरलैंड के बैंकों में छुपा हुआ। वो भी बड़ी बेरहमी से लॉकडाउन के खुलने का इंतज़ार कर रहा कि कब वो लॉकडाउन खुलेगा,
कब वो घूमने जाएंगे और ज़्यादा सोने से जो जिस्म में हरारत आ गई है तो उससे वो कैसे भुनाएंगे। जब मज़दूर पीने लायक पानी ढूंढते हैं, जब पानी मिल जाता है तो पहले वो अपने कंधे पर बैठे कलेजे के टुकड़े के होठों को तर करती हैं। वही वंदे भारत सेवारत एयर इंडिया, उसमें अंदर आते ही, अंदर घुसते ही फ्रेश का या फ्रूटी की बोतलें मिलती हैं, या फिर शराब की वो दुकानों के आगे भीड़ जहां जालिम मिडिल क्लास अर्थव्यवस्था को सुधारने में लगी हुई है, एक अदद बोतल के लिए धक्का मुक्की कर रही है। मजदूरों के 12 से 13 से होशियार बच्चे जब चलते चलते शराब की दुकान के बाहर ये लाइन देखते हैं तो वो बेसाख्ता होकर अपने वालिद से पूछ बैठते हैं कि ये हमारे तरह ही चाल के तरह बैठे हुए हैं। तो उसके पिता ने ये उसे संभालते हुए कहा, हाँ बच्चों, मगर ये किसी और तरह का प्रसाधन है। वैसे पैदल चलने वालों से लेकर हवा में उड़ने वालों तक कुछ बातें कॉमन हैं, यानी ज़मीन पर रेंगने वाले वो मज़दूर से लेकर आसमान के ऊंचाइयों को छूने वाले वो आदमी, उसमें कुछ बातें कॉमन हैं। यहाँ अपने बच्चों को अपने ऊपर उठाकर अपने ऊपर लाद कर चल रहा बाप, उस पर कर्जा है। वहाँ एयर इंडिया का विमान जो NRI को लाद कर ला रहा है, उस पर भी कर्जा है। तो ये बाप जो साधन बना हुआ है उस पर भी कर्जा है, और वो एयर इंडिया जो साधन बना हुआ उस पर भी कर्जा है। और ये वही NRIs हैं जो पढ़े लिखे यहाँ पर, लेकिन पैसों की लालच में अपने भारत माँ को छोड़कर मुस्लिम देशों में पैसे कमाने चले गए। फिर ट्विटर पर मुस्लिम मज़हब के ख़िलाफ़ जहरीले बयान देते हैं, जहरीले हैशटैग चलाते हैं, यानी ये थाली बजाने वालों की अलग नस्ल है, इसे पहचानिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।